हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में एक 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ से, मतलब एक 6 नंबर 2 नंबर, कुल मिला के 8 नंबर का चैप्टर है। और आपका जो प्रैक्टिकल है वहाँ पर भी ये चैप्टर रिटर्न जो होगा वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे रिटर्न का 8 नंबर का, क्योंकि 12 नंबर का रिटर्न होता है। उसके अलावा जो आपका वाइवा जो 4 नंबर का होता है वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आपको पता हो जाए कि कैश फ्लो होता क्या है और कौन कौन सी चीजें आती है इसके अंदर। और आज आप 1 नंबर का सीख जाओगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वाइवा में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ के लिए भी काम आएगा जो आज हम पढ़ने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक समझ लो एक तरह से। तो देखो सबसे पहली चीज कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। तो देखो अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो देखो यहाँ लिखा हुआ है आपका, अगर आप देखो ध्यान से तो क्या है, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, एक स्टेटमेंट है दैट शो इनफ्लो। क्या लिखा, इनफ्लो, जिसको हम रिसीव कहते हैं, आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर पीरियड। मतलब देखो नाम ही तो यही है कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब वैसी स्टेटमेंट जो एक बिजनेस के इनफ्लो और आउटफ्लो को दिखा रहा है। एक पार्टिकुलर पीरियड, मतलब एक साल के अंदर कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, उस चीज के स्टेटमेंट को शो करना, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पे एक वर्ड आया इनफ्लो और दूसरा वर्ड आया आउटफ्लो। इनकी बात कर लेते। तो ध्यान समझो, जैसे मान लो एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो किसी ट्रांजैक्शंस की वजह से अगर पैसा आ रहा है तो पैसा आने का मतलब क्या हो गया, इनफ्लो, कैश इनफ्लो हो गया। भाई अगर पैसा गया तो क्या हुआ, आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो हो गया। और अगर उस ट्रांजैक्शंस की वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो उसको क्या बोलेंगे हम, नो फ्लो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मैंने बोला परचेज ऑफ मशीनरी, तो ये आपके लिए क्या होगा बताओ, परचेज ऑफ मशीन, मशीन खरीदोगे तो पैसा जाएगा, तो आउटफ्लो हो गया। रेंट रिसीव, ये क्या होगा आपके लिए, इनफ्लो हो गया। मैंने कहा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, नो फ्लो, कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मतलब 1 नंबर में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एक स्टेटमेंट दी गई होगी और आपसे पूछेगा बताओ इनफ्लो है, आउटफ्लो है या फिर नो फ्लो है। तो कर नहीं सकते, कोई दिक्कत होगी। पैसा आ रहा है तो इनफ्लो, जा रहा है तो आउटफ्लो, कुछ नहीं हुआ तो नो फ्लो। क्लियर है पॉइंट पहला? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे बढ़ते थोड़ा। अब देखो अगला जो है कैश फ्लो को हमने क्या करा है, 3 एक्टिविटीज में डिवाइड कर रखा है, तो उनको थोड़ा ध्यान से समझ लो। जो कैश फ्लो आपका है, कैश फ्लो उसको हमने 3 हिस्से में डिवाइड किया। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अगर कैश फ्लो में कोई पॉइंट दिया है तो आपसे पूछा जाएगा कि ये इनफ्लो मतलब ऑपरेटिंग का पार्ट है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है या फिर फाइनेंसिंग का पार्ट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज ऑपरेटिंग में आती है, कौन सी चीज इन्वेस्टिंग में आती है, कौन सी चीज फाइनेंसिंग में आती है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनता है और आज हम इसी चीज को डिस्कशन करने वाले पूरे लेक्चर के अंदर। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले इन्वेस्टिंग से। देखो लिखा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट है ना। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ वही आता है जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, कहीं पे आपका पैसा इन्वेस्ट करना। पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है कि आपने कोई एसेट्स खरीदा होगा, यानी इसके अंदर जो आता है आपका क्या आता है, नॉन करंट एसेट। क्या आता है, नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखते हैं, सेल एंड परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स। जिस नॉन करंट एसेट में देखो क्या क्या आ सकता है आपका, कोई भी मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, अभी हम उसको डिस्कशन करेंगे आगे। मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, उसके अलावा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म का जो भी आपने किसी को एडवांस दे रखा है, मतलब जो भी चीजें आपके नॉन करंट एसेट्स में आती है। आपने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ रखा है कि नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आती है। तो जो भी नॉन करंट एसेट्स परचेज या सेल करोगे तो कौन सी एक्टिविटी में आएगा, इन्वेस्टिंग में आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत no, और इसके अलावा और क्या आएगा, एंड और क्या आएगा, इनकम फ्रॉम देम, इनकम फ्रॉम देम, मतलब उनसे रिलेटेड इनकम, उनसे रिलेटेड जो भी इनकम होगी वो भी किसके अंदर आएगी, इन्वेस्टिंग के अंदर। अब उनसे रिलेटेड इनकम क्या होगी, तो ध्यान समझो। सपोज मैंने क्या कर रखा है, किसी कंपनी में शेयर खरीद रखा है, तो मुझे क्या मिलेगा, डिविडेंड रिसीव होगा। तो क्या आएगा इसके अंदर, डिविडेंड रिसीव। मान लो मैंने क्या कर रखा है, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट रिसीव हो गया। मान लो मैंने क्या कर रखा है, कोई जमीन खरीद के बिल्डिंग, तो मुझे रेंट मिलता होगा। कोई गाड़ी खरीद के मैंने किराए पे दे रखी, उसे रेंट मिल रहा होगा, मतलब रेंटल इनकम।
तो देखो इतनी ही चीजें आपके आती है किसके अंदर, इन्वेस्टिंग के अंदर। क्या क्या आती है आपकी, सेल एंड परचेज ऑफ, आप नोट कर सकते हो साथ के साथ, क्या आपका सेल एंड परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, जिसके अंदर आपका जो भी नॉन करंट एसेट्स है, टेंजिबल इंटेंजिबल, और जो भी आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है वो आ जाएगी। और उससे रिलेटेड इनकम, इनकम के अंदर क्या हो जाएगा, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव एंड रेंटल इनकम। कोई परेशानी, याद रहेगा इतना, ये आपको याद रखना है बस। तो याद रखना क्या है, सिर्फ दिमाग में, शॉर्ट में क्या है कि इन्वेस्टिंग में क्या आपका नॉन करंट एसेट्स है। आपका नॉन करंट एसेट्स के अंदर आपका क्या है, जो भी नॉन करंट एसेट्स में आते हैं और उनसे रिलेटेड जो भी आपकी क्या है, इनकम। क्लियर बात यहां तक? ये तो हो गया आपका इन्वेस्टिंग। अभी हम इसको सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे, लेकिन शॉर्ट की याद रखने से फायदा होगा, आपको ज्यादा वर्ड्स याद रखने की जरूरत है। क्योंकि अगर मैं यहाँ नॉन करंट एसेट्स की जगह नाम लिखवा देता बहुत सारे 10 नाम, मशीनरी परचेज, बिल्डिंग परचेज, फर्नीचर परचेज, मशीनरी सेल, एक ही बात तो है। तो आप शॉर्ट में याद रखो कि आपको नॉन करंट एसेट्स याद रखना है कि जो भी नॉन करंट एसेट्स है वो उसका परचेज या सेल होगा तो यहाँ आएगा, और उससे रिलेटेड कोई इनकम होगी तो आएगी। तो इनकम में तीन ही चीजें आएंगी, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव और रेंटल इनकम। ठीक है, ये तो हो गया आपका किसमें, इन्वेस्टिंग। इसके अलावा कौन सा बचा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगले पेज में फाइनेंसिंग की बात करेंगे। तो देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है, फाइनेंसिंग वर्ड बना है फाइनेंस, फाइनेंस से रिलेटेड फंड। तो देखो फंड आपको याद होगा, आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है। तो फंड के दो ही सोर्स होते हैं, एक होता है आपका ऑनरशिप सोर्स और दूसरा आता है आपका डेप्थ सोर्स। ठीक है ना, ऑनरशिप सोर्स और डेप्थ सोर्स होता है। ऑनरशिप का मतलब क्या आपका, कि आपने इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेंगे, और डेप्थ का क्या मतलब है आपका, कि आपने डिवेंचर इशू करेंगे, या फिर आपने बैंक से लोन ले रखा होगा, या फिर किसी बंदे से लोन ले रखा होगा। मतलब अगर मैं बात करूं फाइनेंस का मतलब, तो फाइनेंस का मतलब आपके पास दो ही चीज होगी, या तो आप शेयर्स की बात करोगे, या फिर नॉन करंट लायबिलिटीज की बात करोगे, या फिर बोरोइंग की बात करोगे, यही सब आएगा। तो यही सब आपके फाइनेंसिंग में आता है, अभी मैं लिखूंगा। और इसके अलावा जो भी बच गया वो किस में आएगा, ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में क्या आता है, तो ऑपरेटिंग में आता है अदर देन कैश, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। मतलब देखो आपको सीधा सीधा रखना है, इन्वेस्टिंग में क्या आपका, तो इन्वेस्टिंग में आपका सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स एंड इनकम। फाइनेंसिंग में क्या है, तो फाइनेंसिंग में आता है फंड से रिलेटेड। अभी मैं लिखूंगा क्या क्या चीजें, अगले पेज पे लिखता हूँ, यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी है। तो हम फाइनेंसिंग में वो सब आएगा आपका फंड से रिलेटेड, जो भी आपका उसके अंदर दो चीजें आएंगी, शेयर्स और लायबिलिटीज नॉन करंट। और इसके अलावा जो भी बच गया वो सब किस में आएगा, ऑपरेटिंग में। यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बढ़े। तो हम बात करते हैं फाइनेंसिंग में क्या क्या आएगा आपके। तो फाइनेंसिंग की बात करते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब है फंड से रिलेटेड, फंड की जरूरत जहां जहां पड़ेगी। तो फंड के लिए सबसे पहला जो सोर्स होता है इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, ईएससी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, पीएससी मतलब प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। ठीक है, लिखो मत, आप समझ लो, फोटो खींच लेना, बाद में आराम से लिख लेना। ठीक है, ज्यादा बढ़िया रहेगा, सुनने पे ध्यान दो, लिखने से ज्यादा। इक्विटी शेयर्स कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल हो गया, ये तो हो गया आपके ऑनरशिप सोर्स। इसके अलावा फिर क्या होगा आपके डेब्ट सोर्स। तो डेब्ट सोर्स में क्या क्या हो सकते हैं आपके, डिवेंचर्स, बॉन्ड, लॉन्ग टर्म डेब्ट। मतलब अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो क्या कह सकता हूं उसको, नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, याद होगा परेशानी। इसके अलावा आता है आपका शॉर्ट टर्म बोरिंग। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर आता है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी एक फंड का सोर्स होता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, जो किसके अंदर आएगा आपका, शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर। देखो यही सोर्स होता है उधार लेने के, इसके अलावा कोई सोर्स नहीं। आपके लिए देख लो, ऑनरशिप आ गया, डेब्ट, इसके अलावा तो कोई सोर्स नहीं है। तो ये आपके आता है किसके अंदर, फाइनेंसिंग में। अब देखो इन सोर्स का खर्चा भी तो होगा, अगर आप शेयर इशू करोगे तो शेयर्स पे आपको डिविडेंड भी तो पे करना पड़ेगा, अगर आप डिवेंचर या लोन लोगे तो आपको इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा। तो इनके खर्चे मतलब इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ये आ गया। यस सर। इसके अलावा शेयर्स प्रीमियम पे भी इशू होता है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ गया, शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ तो। और क्या आएगा, तो और आएगा आखिरी इन शेयर्स और डिवेंचर से रिलेटेड खर्चा होता है, एक्सपेंसेस, कोई भी अगर खर्चा हुआ है आपका रिलेटेड टू शेयर्स, डिवेंचर या लोन। ठीक है, तो ये सब आपके किस में आते हैं, फाइनेंसिंग में। क्या क्या आपका, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स हो गया आपका, डिवेंचर्स हो गया आपके,
कोई भी लॉन्ग टर्म की लायबिलिटीज हो गई, शॉर्ट टर्म की लायबिलिटीज हो गई, इसके शॉर्ट टर्म में मतलब शॉर्ट टर्म में सिर्फ बोरिंग होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके अलावा इनके खर्चे, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, और क्या कहते हैं इनसे खर्चे इनसे रिलेटेड, जैसे कोई भी एक्सपेंस हो गया, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक्सपेंस शेयर इशू एक्सपेंस हो गया, मतलब कोई भी खर्चा शेयर्स या डिवेंचर्स के ऊपर। ठीक है, याद आएगा। देखो सीधी बात अगर हम एक बार शॉर्ट में डिस्कशन करें, 3 एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग में तो ज्यादा कुछ है नहीं। इन्वेस्टिंग में क्या आपका सेल एंड परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, कोई भी अगर नॉन करंट एसेट्स आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो वो आएगा, और उससे रिलेटेड इनकम जिसके अंदर था डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव मतलब रेंटल इनकम और इंटरेस्ट रिसीव, ये हो गया इन्वेस्टिंग। फाइनेंसिंग में क्या है, तो फाइनेंसिंग का मतलब है फंड के सोर्स, तो फंड के सोर्स में ये सारे पॉइंट्स आपके इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म का कोई भी डेब्ट हो गया, उसके अलावा इनके खर्चे, तो इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बैंक ओवरड्राफ्ट और खर्चे रिलेटेड टू दिस, ये हो गया फाइनेंसिंग। इतना याद रखना आपको। इसके अलावा जो भी बच गया वो ऑपरेटिंग, जैसे अगर मैं बोलूं कमीशन पेड, क्या किसी में मैंने लिखा कमीशन? इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में लिखा कमीशन आया क्या? ऑपरेटिंग है। परचेज ऑफ गुड्स क्या कहीं आया? ऑपरेटिंग है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर क्या कहीं आया? ऑपरेटिंग है। तो जो भी पॉइंट यहाँ नहीं दिख रहे हो सब किसके अंदर आएंगे? आपके ऑपरेटिंग के अंदर आएंगे। तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ सकता है स्टेटमेंट जो भी पूछेगा, ये बताओ किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का या फिर फाइनेंसिंग का। तो जैसे अगर मैं बोलूं इंटरेस्ट पेड, तो आप बताओगे कि सर किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग का पार्ट है। मशीनरी परचेज, तो आप बोलोगे सर मशीनरी परचेज इन्वेस्टिंग के अंदर आता है। वही अगर मैं बोलूं कि कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कमीशन रिसीव, कमीशन पेड, तो आप बोलोगे सर ये ऑपरेटिंग का पार्ट। मतलब जो आपने इन दोनों में नहीं सुना वो सब किसके अंदर आने वाले? आपके ऑपरेटिंग के अंदर। तो मैंने कुछ एग्जांपल लेके आगे समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आपको कुछ पॉइंट जो रिपीट हो तो आपको याद आ जाएंगे। बाकी आप क्वेश्चंस करने से, प्रैक्टिस से थोड़ा और इनहेंस हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हो। तो देखो सबसे पहला है आपका ऑपरेटिंग। तो देखो जो भी नाम मैंने डिस्कशन नहीं किए थे इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, वो सारे नाम यहाँ पे दिए गए होंगे। तो देखो लिखा है कैश फ्लो, हम बात करें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग की। तो देखो ऑपरेटिंग में 2 चीजें होती है, एक इनफ्लो और एक आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब है कि जिस चीज से पैसा आ रहा होगा, आउटफ्लो का मतलब है जिस चीज से पैसा जा रहा है तो दोनों ही ऑपरेटिंग का ही पार्ट। तो आपसे अगर सिर्फ ऑपरेटिंग का पार्ट पूछेगा तो आप बता सकते हो, कभी कभी ऐसे पूछेगा ये बता इनफ्लो या आउटफ्लो, तो दोनों चीजों का आंसर आपको मिल रहा है कि हाँ ये इनफ्लो वाले है, ये आउटफ्लो वाले। इनफ्लो मतलब पैसा जिनसे आया होगा, आउटफ्लो जिनसे पैसा गया होगा। देखो नाम कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो पहले क्या है, पहला लिखा है कैश सेल। कैश सेल का मतलब क्या कि हमने क्या बेची? गुड्स। तो क्या हमने गुड्स कहीं पढ़ा था इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग के अंदर? नहीं पढ़ा, ऑपरेटिंग का पार्ट है। फिर अगला देखो क्या है, रॉयल्टी से पैसा मिला, कमीशन से पैसा मिला, डेटर से कलेक्शन हुआ। तो देखो ये सारे वो नाम है जो कि आपने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं देखे थे, तो सारे किसके पार्ट है? ऑपरेटिंग के। तो ऑपरेटिंग में दिए गए एग्जांपल, और ये सारी जितने भी एग्जांपल इन सबसे पैसा क्या हो रहा है? आ रहा है। तो पैसा आ रहा है इसलिए किसका एग्जांपल हो गया है? इनफ्लो। एक नंबर पूछ लिया था कि ऑपरेटिंग में कैश इनफ्लो का एग्जांपल दो, इसमें से कोई भी एग्जांपल दे देना, कोई दिक्कत? अब ये वो एग्जांपल है जिनसे पैसा जा रहा है, मतलब कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब इनसे पैसा बाहर गया है, और ये वो नाम है जो ऑपरेटिंग के मतलब जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं थे। जैसे पहले परचेज ऑफ गुड्स, ये परचेज क्या है? गुड्स परचेज है। ये यहाँ गुड्स की जगह मशीनरी परचेज होता तो नहीं आता, यहाँ मशीनरी परचेज इन्वेस्टिंग में चला जाता। तो कैश परचेज मतलब हमने गुड्स खरीदा कैश में। उसके बाद क्या है कि आपने क्रेडिटर की पेमेंट करी, आपने ऑपरेटिंग खर्चों की पेमेंट करी, जैसे वेजेस, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंस, ये सारे वो नाम होंगे जो हमने डिस्कशन नहीं करे। उसके बाद क्या पेमेंट हुई है? इनकम टैक्स की। तो ये सब क्या, इन सब चीजों से आपका पैसा जा रहा है, तो ये सब आपका क्या है? आउटफ्लो। यहाँ तो कोई परेशानी? तो ये होगा ऑपरेटिंग। अब थोड़ा सा एडवांस पढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, फिर हम आएंगे आगे डिस्कशन करेंगे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में। देखो ये कभी कभार इस क्वेश्चन में बहुत ट्रिकी बात है, ध्यान से सुन लो इस बात को। कंपनी जो है, 2 तरह की कंपनी होती है। एक नॉर्मल कंपनी जिसे हम कहते हैं नॉन फाइनेंशियल कंपनी, और एक होती है फाइनेंशियल कंपनी। देखो ध्यान समझना बात को, 1 नंबर का जो क्वेश्चन आया तो यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, तो इस चीज को ध्यान से दिमाग में रखना। देखो अगर आप नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो तब तो जो हमने पढ़ा अब तक सब सही है, ऐसा ही होगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर मेरी कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंस कंपनी कौन होती है? जो लोगों को उधार देती है, वही फाइनेंस कंपनी होती है। तो एक बात बताओ, अगर मेरी कंपनी ही फाइनेंस कंपनी है तो इंटरेस्ट और डिविडेंड जो है वो तो मेरा नॉर्मल बिजनेस का पार्ट हो गया ना। अगर मेरी कंपनी फाइनेंस कंपनी है तब तो मैं लोगों को उधार जो देता हूँ मेरे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है। तो इंटरेस्ट पेड, अभी तक हमने पढ़ा इंटरेस्ट पेड किसका पार्ट होता है? फाइनेंसिंग का। लेकिन अगर आपकी कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है तो उस केस में इंटरेस्ट पेड किसका पार्ट बन जाएगा? ऑपरेटिंग का। बात समझ आई? क्लियर बात? मतलब मैंने क्या कहा, हमने पढ़ा है कि इंटरेस्ट पेड किसके अंदर आता है? इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट रिसीव किसके अंदर आता है? इन्वेस्टिंग। यही पढ़ा है। लेकिन अगर आपकी कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है तो फाइनेंस कंपनी का मतलब है कि आपका काम ही इंटरेस्ट और डिविडेंड का है, तब तो ये सब आपके किसका पार्ट बन गया?
ऑपरेटिंग का। तो साइड में कहीं नोट डाल के लिखना, वैसे मैं अगले पेज में डिस्कशन किया है। तो याद रखना कि अगर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो देख लेना कि नॉन फाइनेंशियल कंपनी या फिर फाइनेंशियल कंपनी है। नॉर्मल कंपनी के तो यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही आपकी कंपनी एक फाइनेंस कंपनी बनती है तो फाइनेंस कंपनी के केस में क्या हो जाता है, तो जो भी आपके इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम या खर्चे होते हैं वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के पार्ट ना होके किसके पार्ट बन जाते हैं, ऑपरेटिंग के बन जाते हैं। ठीक है, क्यों बन जाते हैं, रीजन समझ में आ गया? क्योंकि फाइनेंस कंपनी के लिए इंटरेस्ट और डिविडेंड उसके नॉर्मल बिजनेस का ही पार्ट होता है। तो जब 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो वहां लिखा होगा नॉन फाइनेंस कंपनी या फिर फाइनेंस कंपनी। नहीं लिखा तो आपको नॉर्मल मानना है नॉन फाइनेंस कंपनी, क्योंकि फाइनेंस कंपनी होगा तो आपको स्पेसिफिक बोला गया होगा। तो हम इसके आगे वही डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर कोई फाइनेंस कंपनी है तो उस केस में ऑपरेटिंग के क्या क्या पार्ट होते हैं। देखो लिखा है, तो अब हम बात कर रहे हैं फाइनेंस कंपनी के केस की बात कर रहे हैं। देखो तो लिखा है इन केस ऑफ फाइनेंस कंपनी, मतलब फाइनेंस कंपनी के केस में हम ऑपरेटिंग की बात कर रहे हैं। देखो हमने पढ़ा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। जैसे नॉर्मली इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव किसका पार्ट होता है, इंटरेस्ट रिसीव डिविडेंड रिसीव अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो ये होता है इन्वेस्टिंग का पार्ट। लेकिन अगर आपकी फाइनेंस कंपनी है तो ये किसका पार्ट बन जाएगा, ऑपरेटिंग का। सेल ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बेचना नॉर्मली किसका पार्ट होता है, इन्वेस्टिंग, क्योंकि सिक्योरिटी हम खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन अगर आपका बिजनेस फाइनेंस का है तो ये आपका किसका पार्ट बन जाएगा, ऑपरेटिंग का। अगला लिखा लोन एडवांस ऑफ थर्ड पार्टीज, तो ये भी पहले नॉर्मली क्या था, इन्वेस्टिंग का या फाइनेंसिंग का पार्ट था, लेकिन इस केस में किसका बन गया, ऑपरेटिंग का। इन सबसे पैसा आ रहा है तो ये इनफ्लो है, और आउटफ्लो में देखो एग्जांपल दिया, इंटरेस्ट और डिविडेंड की पेमेंट है, परचेज ऑफ सिक्योरिटी है, लोन एडवांस की पेमेंट की आपने। मतलब बस इतना सा याद रखना 1 नंबर के क्वेश्चन का। प्रैक्टिकल क्वेश्चन इनका कोई भी रोल नहीं है इस चीज का। इस चीज का रोल सिर्फ आपके जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है 1 नंबर का वहां पे काम आएगा। प्रैक्टिकल में तो जो आपने पढ़ा है ऑपरेटिंग फाइनेंस उतना ही है, लेकिन जब 1 नंबर का क्वेश्चन आता है थ्योरी के अंदर तो वहां आपसे पूछा जाता है नॉर्मल कंपनी और फाइनेंस कंपनी के केस में। तो अगर आपकी कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है तो उस केस में याद रखना इंटरेस्ट एंड डिविडेंड और सिक्योरिटी जो पार्ट होगा वो किसका पार्ट हो जाएगा, ऑपरेटिंग का। एक छोटी चीज और ध्यान रखना कि अगर आप इंटरेस्ट पेड करो डिविडेंड पेड तब तो ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, सिक्योरिटी अगर आप खरीद रहे हो, ध्यान समझना, फाइनेंस कंपनी सिक्योरिटी 2 चीज के लिए खरीदेगी, एक ट्रेडिंग के लिए और एक इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर ट्रेडिंग के लिए खरीद रही है मतलब क्या, उसका बिजनेस का पार्ट हुआ तो ऑपरेटिंग। लेकिन वही अगर वो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रही है तो फिर वो इन्वेस्टिंग बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, याद रखना कि एक्स्ट्रा अगर 1 नंबर में आएगा तो देख लेना कि फाइनेंस कंपनी का क्वेश्चन तो है कि नहीं। अभी हम इससे एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे बुक के। यहां तक क्लियर है? ये तो हो गया आपका ऑपरेटिंग, खत्म हो गया ऑपरेटिंग खत्म। ऑपरेटिंग के बाद अगला हमने क्या पढ़ा था, इन्वेस्टिंग पढ़ा था। इसके बाद इन्वेस्टिंग की बात कर लेते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग अगला देखो, इन्वेस्टिंग में हमने क्या पढ़ा, देखो वही चीज लिखोगे जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन करा, वही बातें यहाँ लिखी। इन्वेस्टिंग में हमने क्या पढ़ा कि इन्वेस्टिंग में आपका आता है परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स एंड इनकम फ्रॉम देम। कोई भी अगर नॉन करेंट एसेट्स अगर आप खरीदते हो या बेचते हो तो वो इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा, या फिर अगर कोई इनकम है उससे, याद रखना इनकम उससे रिलेटेड, कमीशन भी इनकम है कमीशन रिसीव, पर वो इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो कमीशन किसी चीज से रिलेटेड नहीं होता, वो कोई काम करते उसके सर्विस के बदले मिलता है। लेकिन वही अगर आपकी एक बिल्डिंग है तो उससे आपको रेंट मिल रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो गया। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो गया। या आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तो आपको डिविडेंड मिल रहा है तो वो आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, तो इनकम फ्रॉम दैम, मतलब इनकम रिलेटेड टू दैट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो वो आपके किसके अंदर आते हैं, इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग में अंदर ये क्लियर बात, इन्वेस्टिंग में क्या क्या आता है, तो ये एग्जांपल है इनफ्लो के और आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब जिनसे पैसा आ रहा होगा, आउटफ्लो जिनसे पैसा जा रहा होगा। देखो फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग में आता है, सेल करोगे तो क्या होगा, पैसा आएगा, इनफ्लो। वही अगर फिक्स एसेट परचेज करोगे तो क्या होगा, पैसा जाएगा, आउटफ्लो हो गया। ठीक है, अगला है कि आपको सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अगर खरीद रहे हो मतलब बेच रहे हो पैसा आएगा, वही इन्वेस्टमेंट अगर बेचोगे मतलब खरीदोगे तो पैसा जाएगा। ठीक है, दोनों ही नॉन करंट एसेट तो फिक्स एसेट्स बोल लो चाहे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बोल लो। और क्या होगा, आपको डिविडेंड मिलेगा और आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखो इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ। क्लियर है पॉइंट? तो इन्वेस्ट सबसे छोटा आपका इन्वेस्टिंग ही है, क्लियर ना। और थोड़ा फाइनेंसिंग में थोड़ा सा बड़ा, उसको ध्यान रखना। यहाँ तक कोई बात दिक्कत है, ये हो गया आपका इन्वेस्टिंग क्लियर। एग्जांपल ऐसे ही पूछे जाते हैं कि 1 नंबर में, यहाँ बताओ इन्वेस्टिंग का कोई एग्जांपल दो इनफ्लो का। तो इनफ्लो का एग्जांपल क्या होगा, सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, आखिरी है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
तो देखो हमने फाइनेंसिंग में पढ़ा है कि फाइनेंस का मतलब होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब होता है वो सारे सोर्स जो फंड के होते हैं, और फंड के दो ही सोर्स होते हैं, ऑनरशिप और डेब्ट। तो इसके अंदर शेयर्स आते हैं, शेयर्स का मतलब इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, और इसके अलावा आपके डेब्ट आते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज जितनी भी हो जाए, वो बॉन्ड हो जाए, चाहे वो डिवेंचर्स हो जाए, चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाए मतलब शॉर्ट टर्म का जो डेब्ट है, या फिर बैंक लोन हो जाए, या कोई भी लॉन्ग टर्म का डेब्ट हो जाए, वो सब आपका किसके अंदर आएगा, इन्वेस्ट फाइनेंसिंग में। और उससे रिलेटेड जो भी खर्चा है, जैसे अगर आपने लोन पे इंटरेस्ट हो गया, शेयर्स पे डिविडेंड हो गया, उसके अलावा उनके कोई रिलेटेड कोई खर्चा हुआ तो वो हो गया, और क्या कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया, इतनी सब चीजें थी। तो वही सब नाम देंगे, इनफ्लो के भी नाम है, आउटफ्लो में उसके नाम है। देखो इनफ्लो में क्या लिखा है, तो इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर इशू करोगे पैसा आएगा, इनफ्लो का एग्जांपल कोई दिक्कत। उसके बाद लिखा है प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर इशू करोगे पैसा आएगा। कोई लोन आपने लिया बैंक से, लोन रेस्ड, लोन लोगे तो पैसा आएगा, और लोन फाइनेंसिंग का पार्ट है। उसके बाद इंक्रीज इन बैलेंस्ड बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, तो बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ने का मतलब ये पैसा आ रहा है, तो ये सब इनफ्लो के एग्जांपल हो गए, ठीक है ना। आउटफ्लो के एग्जांपल, बाईबैक ऑफ शेयर है पहला। देखो इक्विटी शेयर में क्या होता है ना, इक्विटी शेयर में पेमेंट नहीं होती, आपने पढ़ा होगा इक्विटी शेयर रिडम्पशन नहीं होते, लेकिन कंपनी जब अगर चाहती है तो अपने इक्विटी शेयर खुद मार्केट से खरीद सकती है, तो उसको बोलते हैं बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो खरीदेगी तो पैसा तो देगी ना, तो यार को मतलब कुल मिला के देखो इक्विटी शेयर यार है। उसके अलावा प्रेफरेंस शेयर आएगा, देखो प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ क्या रिडम्पशन मतलब पेमेंट कर रहे हो तो पैसा जा रहा है, रिडम्पशन और डिवेंचर, डिवेंचर्स की पेमेंट कर रहे हो पैसा जा रहा है, तो डिवेंचर आ रहा है आपके। उसके बाद लोन पेमेंट हो गई, इंट्रीम डिविडेंड हमने पे किया, प्रपोज डिविडेंड हमने पे मतलब डिविडेंड पे किया। इंट्रीम प्रपोज क्या होता है हम अभी अगले लेक्चर में समझेंगे इसके बारे में। तो डिविडेंड, डिविडेंड जानते हो ना, डिविडेंड पे करोगे तो पैसा क्या होगा, जाएगा, तो ये हो गया। इंटरेस्ट पे कर रहे लोन का, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट है, कोई भी खर्चा पेमेंट किया, और बैंक ओवरड्राफ्ट खड़ा। तो अगर आप एक सीधी भाषा में देखो तो क्या क्या है इसके अंदर, इसके अंदर क्या है, इक्विटी शेयर्स आया, प्रेफरेंस शेयर्स आया, डिवेंचर्स आए, लोन आया, बैंक ओवरड्राफ्ट आया, या कोई और नॉन करंट लायबिलिटीज आया, उससे रिलेटेड खर्चा आया। तो ये सब आपके किसके अंदर आते हैं, फाइनेंसिंग के अंदर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमने अभी तक जो पढ़ा, आज सिर्फ ये पढ़ा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, कि ऑपरेटिंग में क्या क्या आता है, इन्वेस्टिंग में क्या क्या आता है, और फाइनेंसिंग के अंदर क्या क्या आता है। इसके अलावा एक एक्सेप्शनल देखा कि अगर आपकी एक फाइनेंस कंपनी है तो ऑपरेटिंग के केस में कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी आती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये पूरा थ्योरी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।